हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा रेहान के रूम में जाती है, लेकिन रेहान को रूम में ना पाकर और किया के साथ हंसती हुई उसकी आवाज़ को सुनकर अमायरा के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से में आकर किया को जान से मारने की सुपारी दे देती है। अब आगे आज का दिन सबके लिए हंसी खुशी से बीत जाता है। दूसरे दिन जहां रेहान इतने दिनों से अपसेंट था, अपनी कंपनी नहीं गया हुआ था, उसे अपने कंपनी में बहुत सारा काम था। वैसे ही आज घर में पुरोहित जी को बुलाया गया था, जिससे उन लोगों के शादी की डेट फिक्स की जा सके। रेहान जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वह अपने उन हसीन पलों में कोई भी ऑफिशियल काम नहीं चाहता था। इस वजह से वह आज जल्दी ही किया को बताकर ऑफिस निकल गया था। वहीं किया, जिसने सोच लिया था कि वह अपने बाकी बचे दुश्मनों को साफ कर देगी। रजत और तारा को उसने उनकी सही औकात दिखा दी थी। अब उन्हें इस कदर टॉर्चर किया जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर हो गई थी। वह लोग हर वक्त अपने मौत के लिए प्रार्थना करते थे। रजत और तारा को अगर थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि किया का इतना भयानक रूप उन्हें देखने को मिलेगा, तो वह कभी भी किया के रास्ते में ना आते। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि दिखने में जो इतनी भोली भाली सीधी सादी सी लड़की थी, जिसे वह लोग हमेशा से बेवकूफ़ समझते थे, वह इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। उसका असली चेहरा देखकर तो उनकी रूह भी कांप गई थी। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो हमेशा से उनके हर टॉर्चर को बर्दाश्त कर लिया करती थी। वहीं तारा तो बस हर पल अपने मौत के लिए दुआ मांग रही थी, क्योंकि किया उसे इस तरह से टॉर्चर करवा रही थी कि उसके लिए अब जिंदा रहना हर पल मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक था। वहीं दूसरी ओर किया अब रजत के परिवार वाले और कपूर खानदान को अपना निशाना बनाती है। उसने सबसे पहले इन लोगों के सारे शेयर खरीद लिए, जिस वजह से यह लोग एक ही दिन में दिवालिया हो गए। विकास कपूर और सिया कपूर का तो हाल ही ख़राब हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह उनकी ज़िंदगी में क्या हो गया। सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर अचानक यह क्या हो गया। वह पिछले कई दिनों से अपनी बेटी को ढूंढने में परेशान थे। ऊपर से उन्होंने अपनी सारी ताकत और अपने सारे पैसे अपनी बेटी को ढूंढने में खर्च कर दिए थे, और इस वजह से वह अपनी कंपनी पर भी ध्यान नहीं दे पाए थे। उसका नतीजा यह हुआ कि अचानक से उनके कंपनी के शेयर गिरने लगे, और फिर किसी ने उसे कौड़ियों के दाम से खरीद लिया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वहीं रजत सिंघानिया, उसके फैमिली का भी हाल यही था। उसके माँ बाप भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर में उनका बेटा कहाँ गायब हो गया है। वह तो सारा किया धरा तारा पर ही डाल रहे थे। उसके चक्कर में वह कई बार उसके घर आकर उसके माँ बाप से लड़ाई भी कर चुके थे। उनका कहना था कि उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा है और उनकी बेटी एक नंबर की ढीठ, अड़ियल और चालाक लड़की है।
जो उनके बेटे को फंसाकर उसके पैसों पर हमेशा ही अय्याशी करती फिरती है और अब उसका अय्याशी करने से मन नहीं भरा तो उसके बेटे को लेकर भाग गई है। अगर उसके बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वह बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। आज जब उन दोनों के दिवालिया होने की खबर चारों तरफ फैल गई तो सारे रिश्तेदार उन लोगों को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। वहीं तारा और रजत के कारनामे इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। किस तरह रजत और तारा मिलकर लोगों को बुली किया करते थे और किस तरह तारा तरह तरह के लोगों के साथ हमबिस्तर हो रही थी। यह सब देखकर तो विकास कपूर और सिया कपूर पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वहीं मीडिया वाले उनके घर पर डेरा डालकर बैठे थे। वह लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वह लोग उनका बयान लेना चाहते थे। इस समय मीडिया पर चढ़कर उनकी खबरें पूरी दुनिया में फैला रही थी। वह लोग देखते ही देखते सड़क के भिखारी बन चुके थे। तभी अचानक से उनके घर एक वकील आता है जो बताता है कि उनका घर पहले ही मिस तारा कपूर ने बेच दिया है। वह उन्हें तारा के सिग्नेचर किए गए कागजात दिखाते हैं जो किया ने उससे करवाए थे। बहुत पहले ही उन लोगों ने यानी विकास कपूर सिया कपूर के कहने पर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी तारा के नाम कर दिए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं दादाजी उनकी प्रॉपर्टी किया के नाम न कर दे। वहीं दादाजी ने अपने हिस्से के शेयर किया के नाम किए हुए थे जो अभी बचे हुए थे। उनके पास बस एक अंतिम उम्मीद थी कि वह लोग दादाजी से वह शेयर लेकर अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें। वह दादाजी को इस बात के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे जिस वजह से दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहीं सिया कपूर तो इस कदर पागल हो गई थी कि वह दादाजी के जान लेने के पीछे आमादा हो गई थी। किया को जैसे ही यह बात पता चलती है तो उसका खून खौल उठता है। वह तुरंत ही अपने लोगों से सिया कपूर को उठाने के लिए बोल देती है और दादाजी को एक सेफ जगह पहुंचा देती है। यह जगह वहीं थी जहां पहले किया रहा करती थी। दादाजी उस जगह पर कई बार आ चुके थे इसलिए उन्हें पता था कि उनकी बच्ची यहाँ रहा करती थी जिस वजह से दादाजी को वहाँ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। यहाँ उनकी भी यादें जुड़ी हुई थी। किया ने यहाँ अपनी ज़िंदगी के बहुत ही दर्द भरे पल बिताए थे। वहीं दादाजी को अब सुकून था क्योंकि अब उन्हें यहाँ परेशान करने के लिए कोई नहीं था। किया ने उनकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। वहीं वह दूसरी ओर सिया कपूर को अपने लोगों से टार्चर करने के लिए कह देती है क्योंकि उस औरत ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उसने कभी माँ होकर माँ का फर्ज नहीं निभाया था। भले ही वह उनकी अडॉप्टेड बेटी थी लेकिन फिर भी उस वक्त तो पता नहीं था ना कि यह उसकी असली बेटी है कि गलती से बदली हुई है। तब भी उसने कभी उसे प्यार नहीं दिया। वह हमेशा से उससे नफरत करती रही और उसे बहुत मारा करती थी। कभी कभी तो उसे घर के सारे काम करवाने के बावजूद उसे खाने को नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसे मारने पीटने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती थी। यह सब बातें किया के दिमाग में चल रही थी जिस वजह से उसने भी
उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं विकास कपूर, जिन्होंने भले ही किया से प्यार न किया हो, फिर भी उनके खर्चे को उठाया था, चाहे वह कहने मात्र के लिए हो। वैसे भी वह किया से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करते थे, लेकिन फिर भी किया ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। वह बस उन्हें दिवालिया बनाकर छोड़ देती है। वैसे भी अब विकास कपूर को सिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह सारा किया धरा उसी औरत का था जिस वजह से वह सड़क पर आ गए थे। वहीं रजत के माँ बाप भी, जो पूरी तरह से घर से बेघर हो गए थे, वह भी सड़क पर आ गए थे। अब यह सब एक घनी आबादी में किराए का मकान लेकर किराए पे रहने लगे थे। उन लोगों की हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्हें अब जिंदा रहने में भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी उनके लिए बहुत कठिन था। वह अपने दोस्तों से हेल्प मांगते थे तो सभी लोग उन्हें धिक्कार कर अपने पास से भगा देते थे, क्योंकि उन लोगों की हरकतें ही ऐसी थी। उन लोगों के कई ऐसे काम थे जो इल्लीगल थे, जिसे किया ने बाकायदा इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वह सारे लोग इस कदर बदनाम हो चुके थे कि कोई उन्हें अपने कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से सबके ऊपर किया का दबाव था, तो और भी कोई उस फैमिली से रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वह अपनी बर्बादी नहीं चाहते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे यह 2 बड़ी फैमिली रातों रात सड़क पर आ गई थी। इस वजह से उनके अंदर भी इस बात की दहशत फैल गई थी कि अगर उन्होंने इनकी मदद की तो उन लोगों के साथ भी यही हो सकता है। वहीं किया ने उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं बख्शा था जो इन लोगों के साथ मिलकर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। उन्हें हर उन व्यक्ति को पकड़कर टार्चर किया था जिसने उसकी ज़िंदगी को हेल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था। जहां किया अपने बदले की आग को ख़त्म कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अमायरा पागलों की तरह बस किया को जान से मारने की कोशिश में अपने लोगों को तैयार कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। किया अपने काम खत्म कर घर लौट रही थी। इस वक्त वह अपनी गाड़ी में अकेले थी। वैसे भी उसे अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड ले जाना मंजूर नहीं था। वह अकेले 100 लोगों को भी धूल चटा सकती थी, और वैसे भी यहाँ अभी उसकी आइडेंटिटी इस समय कोई नहीं जानता था, जिस वजह से उसे इतना खतरा नहीं था। वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि अमायरा ने उसके लिए कुछ गुंडे हायर कर रखे हैं। आज वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपने दर्द, अपने तकलीफ़ों का बदला ले लिया था। उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वह आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए चली जा रही थी। इस वक्त वह अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखी थी और वह रेहान से बातें कर रही थी। रेहान जो उसे बता रहा था कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक वह घर पहुंच जाए। वह जल्दी ही आने की कोशिश करेगा। आखिर में उसे भी तो अपने शादी की डेट जानने की बेचैनी थी, और भला उसकी एंजल घर पहुंच जाए और अकेली बोर होते रहे। वह कैसे उसे अकेले बोर होने दे सकता था, इसलिए उसका पहुंचना तो ज़रूरी था।
वह लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी अचानक से किया के गाड़ी पर गन शॉट की आवाज़ आती है, जिससे अचानक ही किया अपनी गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाती है। इस वक्त किया अपने गाड़ी के शीशे को नीचे कर खुली हवाओं का लुत्फ उठाते हुए जा रही थी। शाम का समय था, हल्का अंधेरा हो रहा था, मौसम बहुत ही सुहाना था। वहीं यह सारी आवाज़ रेहान सुन लेता है। वह तुरंत ही किया से पूछता है कि क्या हुआ। तभी किया बोलती है, शायद किसी ने अटैक किया है। इतना बोलकर वह अपनी नज़रों से चारों तरफ स्कैन करना शुरू कर देती है। एक ही पल में उसे समझ में आ जाता है कि उसके आसपास खतरा है, जिसे महसूस कर वह रेहान से बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद अभी मुझे कुछ लोगों से निपटना होगा। इतना बोलकर वह बिना रेहान की बात सुने फ़ोन काट देती है। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेहान का दिल धक से रह जाता है। आखिर में कौन ऐसा पैदा हो गया है जो उसकी एंजल को मारना चाहता है। इस समय गुस्से से उसकी नसें तन रही थी। उसे उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह पूरी तरह से डेविल बन चुका था। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी एंजल की ओर आंख उठाकर भी देखे, फिर उस पर हमला तो उसके सोच से परे था। हमला करने वाला सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रेहान तुरंत ही अपने फ़ोन से कुछ मैसेज भेजता है और अपनी जगह से उठकर वह तुरंत ही तेज़ी से बाहर निकल जाता है। वहीं ऋषभ जब अपने बॉस को ऐसे जाता हुआ देखता है तो वह भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है। उसे पता था कि ज़रूर कुछ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है जो उसे नहीं पता है, वरना रेहान कभी इस तरह से ऑफिस से नहीं जाता था। चाहे जितनी बड़ी भी बात हो जाए, उसकी चाल और उसकी गंभीरता में कोई परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन आज वह जिस तरह पागलों की तरह दौड़ते हुए जा रहा था, यह देखकर रेहान समझ गया कि ज़रूर कोई पर्सनल बात है। रेहान सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही इतना पॉजिटिव था। वह भी भागकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह लोग गाड़ी में बैठे थे और ऋषभ इस समय किया की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। वहीं किया के सामने 4 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थी, जिसने किया की गाड़ी को चारों तरफ से घेर रखा था। उसमें से कम 15 से 20 लोग बाहर निकलते हैं। वह लोग अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे और वह लोग किया को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे थे। किया ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। वहीं उन गुंडों का लीडर जब किया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यही हाल वहाँ खड़े बाकी के सभी लोगों का था। वह लोग देखने में बहुत ही डरावने, काले और भद्दे थे, जिसे देखकर किसी को घिन आ जाए और उल्टी करने का मन करे। लेकिन किया उन्हें बड़े आराम के साथ देख रही थी, क्योंकि ऐसे घिनौने लोगों के साथ उसका पाला पड़ता ही रहता था। उसने तो बहुत से ऐसे जंगली लोगों के साथ डील किया था, जिसे देखकर भी लोग मरना पसंद करेंगे, पर उसके साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। वहीं वह गुंडों का लीडर अपनी ललचाई नज़रों से किया को देखते हुए बोलता है, बहुत खूबसूरत हो तुम,
शायद ही मैंने दुनिया में तुम जैसा खूबसूरत किसी को देखा है। यह बोलते हुए वह अपने दिल की जगह पर हाथ रखकर उसे जोर जोर से मसलने लगता है और गंदी नज़रों से उसे देखते हुए एक लंबी आह भरते हुए बोलता है कि काश तुम मुझे पहले मिली होती, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखता, अपने पलकों पर बिठाकर रखता और हर रोज़ तुम्हें अपने बिस्तर के नीचे रौंदता। हर रोज़ तुम्हारी आवाज़ों को सुनकर सुकून महसूस करता। यह सब बोलते हुए वह बहुत ही गंदे तरीके से अपने सीने पर अपने हाथ फेर रहा था और अपने होठों को अपने जीभ से चाट रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सामने कोई ऐसी चीज हो जिसे देखकर लार टपकाया जा सकता हो। और सच बात यही थी, किया को देखकर उसकी लार टपक रही थी। वहीं किया को इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह ऐसे लोगों को अच्छे से जानती थी, लेकिन वह लोग उसे नहीं जानते थे। कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है यह तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ किया की एक रौबदार आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। कौन हो तुम लोग और तुम्हें किसने भेजा है? उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर एक बार तो सब लोग डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सामने खड़ी लड़की कोई शैतान हो, लेकिन फिर वह उसकी खूबसूरती और उसके नाजुक अंगों को देखकर अपने मन की बातों को झटक देते हैं। वह बिल्कुल भी यह नहीं सोच सकते थे कि यह लड़की खतरनाक हो सकती है। वहीं उस गुंडों का लीडर हंसते हुए बोलता है कि यह जानकर तुम क्या करोगी? तुम तो बस इतना जान लो कि आज के बाद से तुम बस मेरी हो और तुम्हारी हर चीख पर मेरी जिस्म की छाप होगी। यह बोलकर वह बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है। वहीं उसकी इतनी घिनौनी बातों को सुनकर किया का पारा गर्म हो रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस आदमी की घटिया बातें। फिर भी अभी भी वह बहुत ही पेशेंस के साथ खड़ी थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें किसने भेजा है। वहीं उसे बार बार यह बोलते हुए सुनकर वह गुंडा गुस्से में बोलता है कि पागल लड़की, तुझे क्या लगता है कि तू पूछेगी और हम तुझे बता देंगे कि हमें किसने भेजा है? लगता है तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। तभी किया बोलती है कि ठीक है, अगर नहीं बताने का मन है तो कोई बात नहीं, मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। अगर तुम खुद को सही सलामत देखना चाहते हो तो बिना किसी परेशानी के सामने से हट जाओ। उसकी ऐसी धमकी भरी बातों को सुनकर वह लोग जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगते हैं। वह लोग इतने सारे, उनके हाथ में कई तरह के हथियार थे और यह लड़की निहत्थ थी जो उन्हें धमकी दे रही है कि वह इनके सामने से हट जाएं। क्या ऐसा जोक उन्होंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में सुना था? तभी एक आदमी उसमें से बोलता है कि ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत ही कमाल का जोक सुनाती हो। तुम्हारी इस बात पर हमें तो हंसी आ रही है। उसकी बातों को सुनकर किया उसकी ओर अपनी ठंडी निगाहों से देखती है। एक पल के लिए वह उसकी आंखों को देखकर डर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वह सोचता है कि हम लोग इतने सारे हैं, भला यह क्या कर लेगी। तभी क्या बोलती है कि तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। इतना बोलकर वह अपने गाड़ी के दरवाजे को खोलकर उसमें बैठने के लिए करती है। वहीं उसे मुड़कर
वापस जाता हुआ देखकर गुंडों का लीडर जल्दी से जाता है और उस गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रख देता है, जिस वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता और वह वहीं फिर से बंद हो जाता है। यह देखकर किया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी गुस्से भरी नज़रें घुमाकर उसके ऊपर डालती है। एक पल के लिए तो उस आदमी के शरीर में भी सिहरन दौड़ पड़ती है, क्योंकि इस समय उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी और वह एक खतरनाक जानवर की तरह लग रही थी, जो बस उस पर झपट्टा मारने वाला था। वहीं इतना होने के बावजूद उस गुंडे के लीडर को थोड़ा भी समझ नहीं आता और वह किया की ओर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोलता है, ए लड़की, अपनी आंखें नीचे कर, वरना तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे कितनी बेरहम मौत दूंगा। आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरी ओर इस तरह नजरें उठाकर देख सके, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसा किया। उसकी बातों को सुनकर किया गुस्से से तिलमिला जाती है। वह दूसरे ही क्षण अपना हाथ उठाकर उस आदमी के सीने पर मारती है, जिस वजह से वह आदमी बहुत ही तेजी के साथ दूर जाकर गिरता है। उसे इस वक्त अपने सीने में इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वह आश्चर्य से उस लड़की को देख रहा था, जो देखने में बहुत ही नाजुक सी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की के अंदर इतनी ताकत होगी। वह आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े किया की ओर देख रहा था और दर्द से कलथ रहा था। वह गुस्से में जोर से चीखता है, मारो इस साली कमीनी को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की। वहीं उसका आर्डर पाकर अब सभी लोग किया की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह किया को छूते, किया उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। वह इतनी तेज़ी से उन पर अटैक कर रही थी कि किसी को उसके मूव समझ में नहीं आ रहे थे। वह अपने हाथ भी उठाते इससे पहले ही किया उसके हाथों को पकड़कर इतना ज़ोर से मरोड़ती कि उसके हाथ की हड्डी टूटने की आवाज़ सबके कानों में सुनाई पड़ती और उसी के साथ उस व्यक्ति की जोरदार चीखें उस सुनसान वातावरण में गूंज जाती थी। देखते ही देखते किया उन सब पर इस तरह हावी हो गई थी कि वह लोग अपने आप को बचाने में भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर महसूस कर रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। छुई मुई सी नाजुक सी यह लड़की, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो अगर इसे छू भी लो तो इसके शरीर पर निशान बन जाएगा। वह इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। वह बस अपनी आंखें फाड़े किया को देख सकते थे। उनके बस में कुछ नहीं था। वह बस किया से मार खाते जा रहे थे। तभी अचानक से पीछे से उस गैंग के लीडर ने किया पर शूट किया, क्योंकि इस वक्त उसके पास बंदूक मौजूद थी और वह पहले ही ज़मीन पर गिरा था। लड़ते वक्त किया ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वह व्यक्ति देखता है कि उसके सारे लोग मारे जा रहे थे तो वह बौखला जाता है और तुरंत अपने पास पड़ी गन से उसे शूट कर देता है।
वह गोली किया को छू भी पाती इससे पहले कोई उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक से किया सतर्क हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी बाहों में जाती है, किया को उस छुअन का एहसास था। वह तुरंत ही समझ जाती है कि यह कौन है। वहीं रेहान गुस्से से उस व्यक्ति के ऊपर अपनी बंदूक की सारी गोलियां खाली कर देता है। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर वह सही वक्त पर ना आता तो उसकी एंजल को उसकी गोली लग सकती थी, और अगर कहीं ऐसा हुआ होता तो वह पूरी दुनिया को आग लगा देता। वह सपने में भी अपनी एंजल को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर गोली चलाने की। वह उसकी ज़िंदगी है, वह उसकी पूरी दुनिया है, और इस की हिम्मत कैसे हुई उसकी दुनिया को तबाह करने की। इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसके मरे हुए शरीर को भी छल्ली कर देना चाहता था। वहीं किया उसे रिलैक्स होने को बोलती है। अब तक रेहान के सारे बॉडीगार्ड ने उन लोगों को पकड़ लिया था। किया उन्हें अपने बेस पर ले जाने को बोलती है, और फिर वह रेहान के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं जैसे ही रेहान किया के साथ अपनी गाड़ी में बैठता है, वह उसे तुरंत खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और प्यार से उसे अपने सीने से चिपका लेता है। किया इस वक्त रेहान के धड़कते हुए दिल को सुन सकती थी। उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वह समझ सकती थी कि उसे गोली लगता हुआ देखकर रेहान पर क्या बीती होगी। अगर उसकी जगह वह होती तो शायद यही हाल उसका भी होता। लेकिन किया अलर्ट थी। अगर रेहान न पहुंचता तब भी वह उसकी आहट को महसूस कर सकती थी, जिस वजह से वह खुद भी हटने वाली थी। वह लड़ तो रही थी, लेकिन उसके नज़र सब पर बनी हुई थी। वह लड़ते वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। पता नहीं कौन कब किधर से अटैक कर दे, तो उसे इतना एक्टिव होना तो ज़रूरी ही था। वहीं रेहान जब किया को अपने सीने से लगा लेता है तो उसके जान में जान आती है। इस पल वही समझ सकता था कि उसके अंदर क्या बीत रही थी। वह एक पल में ही सब कुछ खोने वाला था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था जो उसकी एंजल को चोट नहीं आई, वरना वह क्या करता उसे खुद नहीं पता था। वही किया जो सुबह से काफ़ी थकी हुई थी, वह रेहान के सीने से लगने की वजह से उसके शरीर की गर्माहट पाकर थोड़ी थोड़ी नींद में जाने लगती है। ऊपर से रेहान जो उसके सर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेर रहा था, जिस वजह से किया को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वह थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं उसे इस तरह सुकून से सोता हुआ देखकर रेहान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में वह अपनी एंजल के चेहरे पर यही सुकून तो देखना चाहता था। इस सुकून को लाने के लिए उसे चाहे जो करना पड़े, वह सब कुछ करने को तैयार था। वह प्यार से किया के माथे को चूम लेता है और फिर अपने होठों को उसके माथे पर रखे रखे खुद भी उस सुकून के पल को महसूस करने लगता है। 1 घंटे बाद उनका घर आ जाता है। ड्राइवर जब उन दोनों को इस तरह से देखता है तो इस समय
उसे अपने बॉस के लिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वैसे भी यह उनका पुराना ड्राइवर था जो बहुत ही अच्छा अच्छा था। वह रेहान को बिल्कुल अपने बेटे के तरह मानता था। वह उन दोनों को ढेर सारी दुआ देते हुए मन ही मन बोलता है, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। वह उन्हें उठाना नहीं चाहता था। वह चुपचाप गाड़ी से निकलकर बाहर चला जाता है। वह बिल्कुल भी अपने बॉस के इस हसीन पल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और उसे अच्छे से अंदाजा था कि उसका बॉस भी बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसे कोई इस तरह से डिस्टर्ब करे। वह बहुत ही ज़्यादा समझदार था, जिस वजह से वह उन्हें उसी तरह छोड़कर बाहर निकल जाता है और एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मयंक की गाड़ी आती है। वह वहाँ ड्राइवर को इस तरह खड़ा हुआ देखकर बोलता है कि काका आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं। मयंक की बातों को सुनकर ड्राइवर, जिनका नाम रमेश था, उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलते हैं, बेटा बॉस लिटिल बेबी के साथ सुकून की नींद ले रहे थे। मेरा दिल नहीं किया उन्हें डिस्टर्ब करने का, इस वजह से मैं बाहर खड़ा हो गया। उसकी बातों को सुनकर मयंक के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर उसे शरारत सूझती है। वह अपना फ़ोन निकालकर रेहान को फ़ोन कर देता है। यहाँ गाड़ी के अंदर जब रेहान का फ़ोन आवाज़ करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर रेहान, जो बहुत ही सुकून के साथ अपनी एंजल के साथ हसीन पलों में डूबा हुआ था, वह तुरंत ही चौंक कर अपनी आंखें खोलता है तो वह किया को बहुत ही प्यार से खुद से सिमटे हुए पाता है। वहीं इस वक्त उस फ़ोन करने वाले के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अभी फ़ोन अपनी जेब से निकाल कर देख भी नहीं पाया था, उससे पहले ही किया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और जब वह रेहान को अपने सामने देखती है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर रेहान, जो इतने ज़्यादा गुस्से में था, उसका गुस्सा 2 मिनट में ही गायब हो जाता है। वह बस प्यार से किया के चेहरे को देखने लगता है। किया जब इस तरह से मुस्कुराती थी तो रेहान को उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने का मन करता था। वह तुरंत ही उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है कि एंजल तुम उठ गई क्या, तुम डिस्टर्ब हो गई। उसकी बातों को सुनकर किया ना में अपना सिर हिलाते हुए बोलती है कि नहीं, हम घर पहुंच चुके हैं क्या। रेहान खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है कि हाँ, हम घर पहुंच चुके हैं। वहीं उसकी बातों को सुनकर किया बोलती है तो फिर हम इसमें क्यों बैठे हैं। तो रेहान बोलता है क्योंकि तुम सो रही थी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं उसकी बातों को सुनकर किया के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है कि चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, आज पुरोहित जी भी आने वाले हैं। जैसे ही रेहान को याद आता है कि अरे आज पुरोहित जी आने वाले हैं और आज उनकी शादी की डेट तय की जाएगी, यह याद आते ही रेहान के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत अपने साइड का डोर खोलकर बाहर निकलता है और दूसरी साइड आकर किया का डोर ओपन कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। किया उसके हाथ को देखकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर निकल आती है।
वहीं वह उसका हाथ पकड़कर अभी आगे बढ़ने वाला था कि तभी उसकी नज़र मयंक पर पड़ती है, जो उन्हीं दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं उसे इस तरह देखता देखकर रेहान को समझ आ जाता है कि उनकी नींद में खलल किसने डाला। वह गुस्से से अपनी आंखें बड़ी कर मयंक को देखता है। वहीं मयंक को उसकी आंखों से कोई मतलब नहीं था। वह तो प्यार से आगे बढ़कर किया के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, बच्चा तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, क्या आज तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा? मयंक को अच्छे से पता था किया बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, क्योंकि उन सब के काम से बहुत ज़्यादा काम किया के पास होता था। उसके पास ऐसी कई कंपनियां थीं जिसका काम वह खुद देखती थी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिन्हें उसे करना होता था। अब जब किया इतने दिनों तक यहाँ नहीं थी तो जाहिर सी बात है उसके एब्सेंट में उसका बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा होगा, जिसे अब किया पूरा कर रही होगी, जिस वजह से हो सकता है उसकी बहन थक गई हो। वह बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारा काम होगा। वही किया बोलती है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास भी तो बहुत सारे काम हैं, फिर मैं अपने काम कर लूँगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं उसकी बातों को सुनकर मयंक बस लंबी सांस ही ले सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसकी बहन बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करती थी। वह अपने काम खुद ही करती थी, चाहे उसके काम कितने भी ज़्यादा कठिन क्यों ना हो, लेकिन वह कभी किसी दूसरे को परेशान करने की कोशिश कभी नहीं करती थी। यहाँ तक कि वह अपने दुख दर्द तक किसी को नहीं बताती थी। यह सब सोचकर उसे खुद पर अफसोस होता है कि वह कैसा भाई है। काश किया उन लोगों के साथ पहले से होती तो वह उनके प्रति भी अपने इमोशन को जोड़ सकती थी और फिर वह ऐसी ना होती। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे उसका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और उसे यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब किया पूरे हक के साथ उन्हें कोई काम बोलेगी। यानी यार कितना अजीब बात है ना, जब कोई पूरे हक के साथ किसी को कुछ कहता है तो वह उससे इरिटेट होता है और सोचता है कि जब देखो तब यह अपना काम मुझ पर थोपते रहती है, और दूसरी जगह जब वही इंसान उससे दूर होने की कोशिश करता है और वह अपने कोई भी बात उसके साथ शेयर नहीं करता है, तब वह परेशान होता रहता है कि वह मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करे। अक्सर ऐसा सबके साथ होता है। वही चीज़ यहाँ मयंक के साथ भी हो रहा था। रेहान किया को लेकर घर के अंदर चला जाता है, वहीं मयंक भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगता है। वह लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महागुरु उनके सामने बैठे हुए थे। वह लोग तुरंत ही उनके पास पहुंचते हैं और उनके पैर छू उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं रेहान और किया को आता देखकर गुरुजी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उन दोनों को देखकर मन ही मन बोलते हैं, आखिर में चाहे कितनी भी रुकावट हो, चाहे कितने भी दर्द और तकलीफ़ें हों, यह दोनों जोड़ियाँ अंत में आकर एक ही हो गई। अब इनके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान इन्हें लंबी आयु दे और इनके जीवन को खुशियों से भर दे। यह सोचते हुए वह उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तभी राजश्री जी बोलती हैं, बच्चा तुम लोग जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ, तब तक हम लोग गुरुजी को जलपान कराते हैं, क्योंकि अभी आए हैं। उनकी बातों को सुनकर वह दोनों अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं।
रेहान को बहुत जल्दीबाजी थी जानने की, इसलिए वह जल्दी जल्दी किया को लेकर ऊपर जाने लगता है। वहीं उसकी हड़बड़ाहट देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। मनीषा जी को तो अपने बेटे की हरकतों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या यह उन्हीं का रूटलेस बेटा है, जिसे लोग कहते थे कि इसके सीने में दिल ही नहीं है, यह पत्थर दिल इंसान है। लेकिन आज उसकी हरकतों को देखकर वह उन्हें किसी भी तरफ से अपना बेटा नहीं दिखाई दे रहा था, यह तो दूसरा ही व्यक्ति लग रहा था। लेकिन जो भी था वह बहुत ही अच्छा था। मनीषा जी बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। आखिर में उनका बच्चा बदल रहा था, और कौन माँ नहीं चाहेगी कि उनके बेटे के जीवन में खुशियाँ आए। वही रेहान जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। वह किया को पहले उसके रूम में छोड़ता है और बोलता है कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। और फिर वह भी अपने रूम में जाता है और जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो कपड़े चेंज कर एक बार मिरर में अपने चेहरे को देखता है। जब उसे लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, तब वह अपने रूम से निकलकर सीधा किया के रूम में जाता है। पहले वह ऐसा नहीं था, वह पहले कभी अपने चेहरे को इस तरह से नहीं देखता था। उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता था कि वह कैसा दिख रहा है। वह जैसा है वैसा ही सबके लिए किसी दानव से कम नहीं था। लेकिन अब वह खुद को शीशे में निहारने लगा था और अपनी हैंडसम चेहरे को देखता था कि कहीं उसकी सुंदरता में कोई कमी तो नहीं आ गई, जिससे उसकी एंजल उसे इग्नोर करना शुरू कर दे। अब उसे हर तरफ से अपनी एंजल की तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगना था, जिससे जब भी उसकी एंजल उसे देखे तो बस देखती रह जाए। उसकी तो अब बस यही एक कोशिश रहती थी कि उसकी एंजल उस पर से नज़रें ही ना हटा पाए। यार हद है, प्यार में सच में लोग कितने बदल जाते हैं, यह रेहान को देखकर समझ में आ रहा है। वही किया जो आराम से अपने काम करके अपने ड्रेस चेंज कर अभी बाहर निकली थी और रेहान को इस तरह से बेचैनी से अपने रूम में बैठे हुए देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। क्या सच में यह इतना ज़्यादा डेस्परेट है यह सब जानने के लिए? उसके होठों पर इस समय मुस्कुराहट थी। वह आगे बढ़ रेहान के पास आती है। वहीं उसे देखकर रेहान तो बस देखता ही रह जाता है। इस समय किया किसी खिले हुए गुलाब की तरह ताज़ी लग रही थी। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और आगे बढ़ उसे कमर से पकड़ अपनी बाहों में खींच लेता है। किया को पहले से ही पता था कि उसका यह आशिक खुद को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। वह उसे देखते ही पागलपन के हद तक पहुंच जाता है। आखिर में उसकी खूबसूरती थी ही इतनी ज़्यादा। तभी रेहान का फ़ोन रिंग करता है। वह अभी किया को किस करने वाला ही था, लेकिन फिर से रिंग की आवाज़ सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जैसे ही अपनी नज़र फ़ोन पर करता है तो वह देखता है कि यह फ़ोन उसके पर्सनल गार्ड का था। वह तुरंत ही अपना फ़ोन रिसीव कर लेता है। फिर दूसरे तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर रेहान की आंखें गुस्से से भर जाती है। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई उसके सामने आ गया तो वह उसकी जान निकाल लेगा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। वहीं किया जो
वहाँ खड़ी होकर उसके हर एक एक्शन को देख रही थी। वह इंतज़ार कर रही थी कि रेहान फ़ोन रखे तो वह उससे पूछे कि क्या बात है, आखिर में उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद बात करके रेहान लास्ट में बोलता है कि उसे ख़त्म कर दो। इतना बोलकर वह अपना फ़ोन रख देता है। तभी किया उसके पास आती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथ की बंधी मुट्ठियों को खोलकर उसमें अपनी उंगलियां फंसा लेती है। उसके ऐसा करते ही रेहान का गुस्सा 2 मिनट में ही गायब हो जाता है। वह प्यार से अपनी प्यारी सी एंजल को देखने लगता है। वैसे भी उसकी एंजल थी ही ऐसी कि जब भी वह उसके आंखों के सामने आ जाती थी, वह चाहे जितना गुस्सा हो, उसका गुस्सा ऐसे गायब हो जाता था जैसे उसे कभी गुस्सा करना ही ना आता हो। वहीं किया जो उसकी आंखों को ही देख रही थी, पल भर में उसकी आंखों के रंग को ऐसे बदलते हुए देखकर किया को भी आश्चर्य होता है। यह डेविल कितनी जल्दी अपनी गुस्से को कंट्रोल कर लिया। यह सोचते हुए वह रेहान से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो। उसकी बातों को सुनकर रेहान बोलता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम पर हमला किसने किया। वहीं किया जैसे ही यह सुनती है तो अब उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसे इस वक्त सच में उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बोलती है, कौन है वो। तब रेहान बोलता है कि तुम्हारी सो कॉल्ड बहन अमायरा। उसकी बातों को सुनकर किया की गुस्से से आंखें बंद हो जाती है। उसके हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसे इस वक्त अमायरा पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी जान निकाल ले। आखिर में वह कभी उसके रास्ते में नहीं आती थी, वह कभी उसके किसी काम को नहीं बिगाड़ती थी। फिर यह लड़की इतनी ज़्यादा पागल क्यों है, वह क्यों उसके रास्ते में आती है और बार बार उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करती है। और अब तो उसने हद कर दी। तभी रेहान बोलता है कि तुम्हें पता है उसने तुम्हें जान से मारने की सुपारी दी थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर किया को तो यकीन नहीं हो रहा था, क्या कोई बहन इस तरह से नफरत कर सकती है। आखिर में वह कभी उससे उलझी भी तो नहीं थी, ना कभी उसने उससे किसी तरह का ऐसा व्यवहार किया था जिससे उसे जान से मारने की नौबत पड़े। किया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह इतनी बड़ी पागल क्यों है। क्या उसे पता है कि वह क्या करने जा रही है। अगर उसके घर वालों को पता चला तो वह क्या करेंगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था अमायरा की इन घटिया हरकतों पर। उसने सोचा कि वह उसे एक अच्छा सबक सिखाकर छोड़ देगी, लेकिन यह लास्ट बार होगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह फिर उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन इसके उल्टे रेहान ने सोच लिया था कि जो लड़की उसे उसकी ज़िंदगी को दूर करने की कोशिश कर रही है, वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी एंजल को जान से मरवाने की कोशिश करने की। अगर वह सही वक्त पर न पहुंचता तो आज उसकी एंजल का क्या हाल होता है, यह सोचकर ही उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अमायरा पर कि वह अभी जाकर उसकी जान निकाल ले। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे एक अच्छा सबक नहीं मिलेगा, वह उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। आखिर में उसने उसकी ज़िंदगी पर नज़र उठाया है तो वह उसे इस तरह तो छोड़ेगा नहीं।
वहीं रेहान ने अपने मन में पूरा प्लान बना लिया था कि वह अमायरा के साथ क्या करेगा। वहीं किया अभी भी अपने परिवार वालों की वजह से और खासकर अपने चाचा चाची की वजह से, जो उससे बहुत प्यार करते थे, अमायरा को एक और चांस देना चाहती थी। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि रेहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमायरा की इस हरकत पर उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे एक चांस देना चाहिए, या फिर रेहान जो सोच रहा है उसे एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे उसे किसी की ज़िंदगी की अहमियत का पता चले, उसे पता चले कि किसी की ज़िंदगी छीनना उसके हाथ में नहीं है, वह तो भगवान की देन है। वह अपनी किस्मत से इस दुनिया में आया है और अपनी किस्मत के साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। वह कौन होती है भगवान के बनाए इस नियमों को तोड़ने वाली। तो आपको क्या लगता है, क्या रेहान को एक अच्छा सबक अमायरा को सिखाना चाहिए, या फिर किया की बात मानकर उसे एक और मौका देना चाहिए? वैसे जहाँ तक मुझे याद है, किया ने उसे कई बार ऐसे मौके दिए हैं सिर्फ अपनी परिवार की वजह से, लेकिन क्या उसे इस बार भी मौका देना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। आगे के एपिसोड में मैं आपके कमेंट के अनुसार अमायरा की सज़ा निर्धारित करूंगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे यार, किया की शादी के लिए मुझे एक बेस्ट गाना सजेस्ट कर दीजिए जो किया की शादी में बिल्कुल परफेक्ट मैच खाए, तो जिसे जो सॉन्ग अच्छे से किया की स्टोरी पर फिट लगे, वह उसे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।